हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर कि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी हमसे 2 बार बोर्ड एग्जाम में साल 2009 में 2017 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A2, -5 एंड B -2, 9। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं। सवाल की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या सवाल बोल रहा है सर? तो सवाल आपसे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है जिस पॉइंट की प्रॉपर्टी यह है कि मेरा ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है। क्या कह रहा है सवाल सर? तो सवाल आपसे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है सर, जिस पॉइंट की प्रॉपर्टी यह है कि मेरा यह पॉइंट इन दोनों पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, इन दोनों पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पे। यानी कि पूरी बात को अगर मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो सवाल आपको कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और इस पॉइंट की प्रॉपर्टी यह है कि इस पॉइंट की पॉइंट ए से जितनी भी दूरी है, अगेन इस पॉइंट की पॉइंट बी से जितनी भी दूरी है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो अब इस सिचुएशन के लिए बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सवाल के एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पे आपको वैरायटी का भी अंदाजा लग रहा होगा और वैरायटी को टैकल कैसे करते हैं यह भी याद आ रहा होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सुनते के साथ ही आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जानी चाहिए सर, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व करना अभी कुछ ही लेक्चर पहले जस्ट बहुत ही अच्छे से सीखा है सर। सीखा है कि नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है सर। इस टाइप के सवाल जहां पे इक्विडिस्टेंट की कहानी होती है हम बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। इस पर्टिकुलर सवाल को मैं आप लोगों को 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं। तो अगर मैं सवाल के लैंग्वेज को पढ़ता हूं तो बहुत क्लियरली सवाल के लैंग्वेज में मुझे इक्विडिस्टेंट वर्ड मिल जाता है, यानी कि डिस्टेंस से रिलेटेड कोई वर्ड मिल जाता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अब इस वैरायटी के लिए पूरी एनालिसिस, पूरा फिगर हमें बहुत अच्छे से रिकॉल हो रहा है सर। तो सबसे पहले एनालिसिस के लिए अपना फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से अपने इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली पॉइंट ए को मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 2, -5। अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली पॉइंट बी को मान लो मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है -2, 9। तो पॉइंट ए और बी को हमने प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपको इस वैरायटी की पूरी एनालिसिस ध्यान में है तो फाइनल फिगर भी थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए। तो हमारा वो जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट होता है सर, उसको हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, याद करिए, नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। मान लो मैं ऊपर की तरफ यहां कहीं पे अपने उस इक्विडिस्टेंट पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, अब समझना बात को। तो इस पॉइंट के लिए सवाल में हमें बताया गया है सर कि मेरे इस पॉइंट की पॉइंट ए से जो दूरी है,
अगेन मेरे इस पॉइंट की पॉइंट बी से जो दूरी है सर, ये दूरियां आपस में बराबर है, आपस में इक्वल है। अब समझना सर, इस इक्विडिस्टेंट पॉइंट के बारे में शुरुआत में ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। क्या बताया जा रहा है समझना। तो आपको बताया जा रहा है सर कि ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यानी कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है सर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर मेरा ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है सर, तो इतना तो मैं कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं कि मेरे इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो अपने इस पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने हैं सर, उसके दो कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट को तो मैंने सीधे पता कर लिया, सीधे y कोऑर्डिनेट का यहां पे पता हमें मिल चुका है। अब क्या पता करना बचा है सर, तो अपने इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बस मुझे पता करना बचा है। अगर x कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा तो पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट्स मुझे निकल के आ जाएंगे, और यही मेरा सवाल का टारगेट भी था सर। क्लियर हो गया। तो मान लो अपने इस टारगेट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को मैं कुछ x मान लेता हूं। अब एनालिसिस हमें बहुत अच्छे से पता है सर, यहां पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, और चूंकि दोनों लेंथ बराबर है सर, तो दोनों लेंथ को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे और चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे सर कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो x के टर्म्स में आ रही है। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फटाफट तरीके से यहां पे जो भी हमने रियलाइज किया है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली इस इक्विडिस्टेंट पॉइंट को मैं कुछ पॉइंट P कह देता हूं। ठीक है सर, एनालिसिस शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अभी मेथड नंबर 1 की कहानी चल रही है सर। तो फिगर के हिसाब से यहां पे लिख लेंगे PA बराबर PB हो जाएगा सर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ट्रिक वाले कंसेप्ट की मदद से लगाते हैं और सबसे पहले PA की लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने x कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जैसे चाहो वैसे बात कर लो। मान लो मैं डिफरेंस की बात करता हूं सर x - 2 के फॉर्म में, तो x कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस का स्क्वायर यहां पे लिख लिया। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, तो ध्यान देना 0 - -5, दिमाग में करो 0 - -5 यानी कि 0 + 5 कुल मिला के 5 बचा सर, यानी कि +5 का स्क्वायर। और इस पूरी चीज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये हमने PA की लेंथ निकाल ली सर। अब PB पे चलते हैं, अगेन ध्यान दीजिएगा। अगेन PB के लेंथ की बात करने के लिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस की बात जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं डिफरेंस कंसीडर करता हूं x - -2, तो दिमाग में करिए x - -2 कितना हो जाएगा, x + 2। तो x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया, प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की बारी सर। तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा 0 - 9 का स्क्वायर, यानी कि -9 का स्क्वायर, यानी कि 81। तो इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट। अब दिख रहा है सर मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्क्वायर रूट खत्म होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर से ये रूट खत्म, इधर से ये रूट खत्म, कुल मिला के इसी को सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व कर लेते हैं सर यहां पे। तो यहां पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा सर यहां पे x² + 4 - 4x आगे प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर राइट साइड में a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab और फाइनली +81। अब इसी को सिंप्लीफाई करना बचा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। x² से x² खत्म हो गया सर, 4 से यहां 4 भी खत्म हो गया। तो क्या बचा है मेरे पास, इस तरफ बचा है -4x + 25 बराबर राइट साइड में बचा है सर 4x + 81। तो x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ। तो मान लो x वाले को इधर फेंक देता हूं, कांस्टेंट को इधर बुला लेता हूं। -4x इस तरफ जाएगा, +4x बन जाएगा, 4x + 4x 8x हो जाएगा। यहां पहले से 25 है सर, 81 बुला लेंगे तो -81 हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। तो यहां पे अब मेरे पास कहानी क्या हो जाएगी सर,
तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो 8x बराबर 25 माइनस 81 कितना हो जाएगा, फटाफट यहां पे सॉल्व करो सर। तो 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5, 56 माइनस साइन के साथ 56, तो कितना हो रहा है सर, 8x बराबर -56। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 7 जा 56, यानी कि x की वैल्यू -7 के बराबर निकल के आ रही है। सॉल्व कर लिया सर मेथड नंबर 1 से और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो x की वैल्यू -7 आ गई, यानी कि हमने अपने टारगेट पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स अब सक्सेसफुली पता कर लिए हैं। तो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, x, 0, यानी कि जो सॉल्यूशन आया उसके हिसाब से -7, 0। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। क्लियर है? इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई किया। अब देखो, अब इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा दूसरा मेथड कैसे काम करेगा, फटाफट पहले नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे दूसरा मेथड। तो सबसे पहले अपने इन दोनों पॉइंट्स को फिर से थोड़ा सा यहां पे प्लॉट कर लेते हैं, इसको रब करके सर। तो अपने इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम वापस से प्लॉट कर ले, तो मान लो बिल्कुल रैंडमली ए को यहां पे प्लॉट कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -5, और बी को मान लो रैंडमली यहां प्लॉट कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे गिवन है -2, 9। अब क्या कर लेते हैं सर, अब ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। तो ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब अपने लाइन सेगमेंट ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा सर, परपेंडिकुलर भी होगा और इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी कर देगा। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अब हर बात को मेरी सुनिएगा सर। हम बहुत अच्छे से यहां पे कह सकते हैं कि मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला जो हर एक पॉइंट होगा, मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला जो हर एक पॉइंट होगा सर, उस हर एक पॉइंट की मेरे ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी वो दूरी बराबर होगी। ये बहुत अच्छे से हम यहां पे कह सकते हैं। अब समझना सर, आपसे एक ऐसे पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपसे एक ऐसे पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है जिस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से दूरी बराबर है। तो अगर ये पॉइंट इस प्रॉपर्टी के साथ है सर, तो क्या मैं यहां पे अब ये नहीं बोल सकता कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला जो हर एक पॉइंट होगा, वो हर एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर दूरी पे होगा। तो अगर ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पे है सर, यानी कि बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ मैं ये बात बोल सकता हूं कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है सर, ये जरूर कहीं ना कहीं इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो इतना कंफर्म है हमारी एनालिसिस से कि मेरा ये वाला पॉइंट इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। कहां होगा अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है सर कि इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा ये पॉइंट होगा। इतना सभी को समझ में आ गया? यानी मेरा ये जो पॉइंट है सर, ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। अब आगे की यहां पे बात को समझना और ध्यान से सुनना। अब सवाल ने अगेन आपको एक और जानकारी दे दी। सवाल ने आपको बता दिया है, ध्यान से सुनना, सवाल ने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। सवाल ने शुरुआत में ही बता दिया है कि आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो समझना भावनाओं को। तो इससे अब मुझे क्लियर हो रहा है सर कि मेरा ये जो टारगेट पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है और एक्स एक्सिस पे है। यानी कि सर अगर एक ही पॉइंट, समझना बात को, अगर एक ही पॉइंट दो लाइनों पे लाई कर रहा है, अगर एक ही पॉइंट दो लाइनों पे लाई कर रहा है, क्योंकि सवाल के अनुसार आपको दिख रहा है कि आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और एनालिसिस से आपको दिख रहा है कि आपका पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो अगर एक ही पॉइंट दो लाइनों पे है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता सर कि मेरा ये टारगेट पॉइंट इन्हीं दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर एक ही पॉइंट दो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? सीधा मतलब यह निकलता है सर, यानी कि मेरे दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही पॉइंट तो मेरा टारगेट पॉइंट होगा।
तो यहां पे अब एक मेथड नंबर 2 समझ में आता है सॉल्व करने का। क्या तरीका होगा सर? तो एक है एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन हम जानते हैं y इक्वल टू 0 होती है सर। अगेन अपने अवेलेबल डेटा के हिसाब से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अब इस अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा सर। तो सबसे पहले यहां पे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका आपको सिखाया था सर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रैंडमली किसी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट की आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी सर वो दूरी आपस में बराबर होगी। तो इसी बराबर दूरी का यहां पे मदद लेते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनली x और y के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगी और यही रिलेशन मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। फटाफट तरीके से अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख लेंगे सर? यहां पे लिख लेंगे QA बराबर QB। सबसे पहले QA की लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। तो मान लो यहां पे अगर मैं ट्रिक यूज करता हूं तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस की बात करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूं सर, x माइनस 2। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगेन इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? y माइनस -5 यानी कि y प्लस 5। ये आ गया सर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों का सम और ओवरऑल हर चीज का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर बराबर। अब चलते हैं QB पे, QB की लेंथ निकाल लेते हैं। अगेन सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो मान लो मैं यहां पे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस की बात करने के लिए x माइनस -2 से कर देता हूं। तो x माइनस -2 कितना हो जाएगा सर? x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अगेन इसी फॉर्मेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा y माइनस 9। क्या हो जाएगा सर? y माइनस 9। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। यहां से ये रूट खत्म, यहां से ये रूट खत्म। अब फर्दर सॉल्व करते हैं सर। यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा सर y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। आगे की क्या कहानी हो जाएगी? बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया सर? लिख लिया। अब फटाफट देखते हैं क्या काटपीटी मच रही है यहां पे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया सर, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया सर, 4 से ये वाला 4 गया सर। यहां पे क्या बचा है? यहां पे बचा है सर -4x प्लस 25 प्लस 10y बराबर राइट साइड में बचा है सर 4x प्लस 81 माइनस 18y। इन सारे टर्म को उस तरफ भेज देते हैं ताकि कोफिशिएंट्स x y के पॉजिटिव रहे सर। तो ये सारे टर्म उस तरफ चले जाएंगे, यहां 0 बचेगा बराबर राइट साइड में। अब ध्यान देना, तो पहले से 4x है सर, ठीक है। ये -4x वाला टर्म उस तरफ जाएगा, प्लस 4x बन जाएगा, तो प्लस 4x हो गया। इसके बाद पहले से -18y है सर। अब ये y वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो -10y बन जाएगा सर। तो ये हो गया माइनस यहां पे 10y। अब पहले से यहां पे +81 है सर, ये +25 उस तरफ जाएगा, -25 बन जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, कर लेते हैं सर। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4x प्लस 4x 8x। ये हो गया आगे -28y। इसके बाद प्लस 81 माइनस 25 कितना आ रहा था सर? यहां पे 56 निकल के आ रहा था, याद करिए। क्लियर हो गया सर? यानी इसको अच्छे से अगर मैं लिख दूं तो ये आ रहा है 8x माइनस 28y प्लस 56 बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है सर कि ये जो मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आई, अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिख रहा है सर 4 कॉमन हो जाएगा। 4 कॉमन निकालते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा सर 2x। इसके बाद क्या बचेगा? -4 7 जा 28 यानी कि 7y प्लस
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 4 जा 56 होता है सर, बराबर 0। अब इस 4 को उस तरफ भेज देंगे, 0/4 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0। तो ये हमने अपने इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। तो इक्वेशन यहां पे कितनी आ रही है सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की? आ रही है 2x माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0। क्लियर है? सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब जैसा कि हमने अपना प्रोसेस सोचा था सॉल्व करने का, क्या करेंगे सर? तो एक लाइन का इक्वेशन आ गया है और दूसरा लाइन है आपका एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होती है सर, y बराबर 0। तो एक लाइन की इक्वेशन है y बराबर 0, एक लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और वही पॉइंट तो मुझे चाहिए सर। सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन में y के बदले 0 डाल देंगे। जैसे ही y के बदले यहां पे 0 डालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 14/2 यानी कि -7। तो x की वैल्यू -7 के बराबर आ रही है और y की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके सामने है। तो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, x कोऑर्डिनेट -7, y कोऑर्डिनेट 0। क्या सेम आंसर नहीं आया? बिल्कुल आया सर। फटाफट नोट डाउन करो, अब समझना बात को। सर आप एग्जाम में दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आप पहले वाले मेथड से ही बनाना, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा सर कि पहले वाला जो मेथड है वो ज्यादा तेजी से आंसर निकाल के देगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, हमारा हमेशा लाइफ में यह अप्रोच होना चाहिए किसी भी मैथमेटिक्स के सवाल के लिए कि सवाल को सॉल्व करने का हम जितना पॉसिबल मेथड है सब जाने, ताकि हमारी एनालिसिस बिल्कुल बेहतर बनी रहे। लेकिन एग्जाम में हम उसी मेथड से बनाएंगे जो जल्दी आंसर निकाल के देता है। तो जानेंगे हम ये दोनों मेथड सर, लेकिन एग्जाम में मेथड नंबर 1 से ही सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड नंबर 1 जल्दी आंसर निकाल के देगा। कहानी सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। मजा आए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए सर। क्लियर है? तो आई होप यहां तक कि कहानी में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है। तो सर एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -7,0। क्लियर हो गया सर? इसको हमने यहां पे लिख के रख लिया है। अब ये हमने दोनों मेथड से सवाल का सब्जेक्टिव अप्रोच देख लिया। अब चलते हैं इसी सवाल के ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। अगेन कहानी को ध्यान से सुनना। अब एमसीक्यूज की कहानी शुरू होगी और एमसीक्यूज की कहानी में अब आपको और मजा आने वाला है। ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा कि कैसे एक सिंपल सा बुक का सवाल एक अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल पढ़िए, एमसीक्यू नंबर 1। सवाल कह रहा है सर कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज व्हाट। और आपको यहां पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि अभी अभी हमने इस सवाल को दो मेथड से सॉल्व करके देखा है। अभी अभी हमने जिस सवाल को सब्जेक्टिव अप्रोच में सॉल्व किया है सर, बस उसी सवाल को प्रिंस सर ने यहां पे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया है। तो राइट आंसर क्या बोल दोगे सर? राइट आंसर -7,0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो। दूसरे एमसीक्यू पे चलते हैं सर। एमसीक्यू नंबर 2 की कहानी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा एमसीक्यू नंबर 2। अब यहां पे सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है सर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज। अब समझना यहां पे सवाल क्या कह रहा है। तो अभी अभी हमने सवाल सॉल्व किया कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला वो कौन सा पॉइंट होगा जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। अब यहां पे सवाल पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई करने वाला वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। अगेन इस सवाल को भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सर। तो मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते, तब कैसे सॉल्व करते, थोड़ा सा यहां पे आपको दिखा देता हूं फटाफट तरीके से। तो पहले अपने पॉइंट ए और बी को बिल्कुल रैंडम तरीके से लोकेट कर लेते हैं। तो मान लो ए को मैंने यहां लोकेट कर दिया 2,-5, बी को मैंने यहां लोकेट कर दिया -2,9। अब ये जो पॉइंट पे चर्चा हो रही है, इस पॉइंट को मान लो यहां कहीं मैंने मान लिया, तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो दूरी है सर, ये आपस में बराबर है। अब देखो, इस पॉइंट के बारे में सवाल ने आपको बताया कि मेरा ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट
हमेशा 0 होता है। क्या हम ये नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। y कोऑर्डिनेट नहीं पता है सर, उसी को तो कैलकुलेट करना है, तो y को मान लो यहां पे y ही अज्यूम कर लेते हैं। अगेन जैसा कि हमने मेथड नंबर 1 में देखा था सर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों लेंथ को इक्वेट कर देंगे y के टर्म में, इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये एक मेथड। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा सर? तो अगेन समझना, अगेन जो दूसरा मेथड वहां पे बताया था यहां पे भी काम कर जाएगा, समझना बात को। सर मेरा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी यह है कि ये पॉइंट ए और बी दोनों से बराबर दूरी पे, और यहां पे सिचुएशन के हिसाब से हम ये जानते हैं सर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला जो हर एक पॉइंट होगा, उस हर एक पॉइंट की दूरी इन दोनों पॉइंट ए और बी से बराबर होगी। यानी कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से इतना कंफर्म है सर कि मेरा ये जो पॉइंट है ये इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। यानी कि मेरा ये वाला पॉइंट इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं होगा सर। और सवाल के सिचुएशन के हिसाब से ये क्लियर है कि मेरा पॉइंट वाई एक्सिस के भी ऊपर है। तो समझना सर, एक ही पॉइंट दो दो लाइनों पे लाई कर रहा है सर, एक ही पॉइंट दो दो लाइनों पे लाई कर रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि उन्हीं दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो मेरा टारगेट पॉइंट है। तो मेथड नंबर 2 सर, यहां पे समझिएगा बात को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑलरेडी हमारे सामने है, और यहां पे दूसरा लाइन वाई एक्सिस है जिसकी इक्वेशन हम जानते हैं सर x बराबर 0। तो एक लाइन की इक्वेशन x बराबर 0, दूसरे लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जो कि मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा सर। सॉल्व करते इसमें x को 0 डाल देंगे, जैसे x को 0 डालेंगे सर तो माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0, कुल मिला के 7y बराबर 14 हो जाएगा सर। यानी कि y की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो y कोऑर्डिनेट आ गया, और x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है सर, तो हमने अपने टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। यानी कि वो पॉइंट जो कि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और इन दोनों पॉइंट a और b से बराबर दूरी पे है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं सर 0,2। तो आपका होमवर्क रहेगा मेथड नंबर 1 से इसी सेम सवाल को सॉल्व करके देखना, सेम आंसर निकल के आएगा। तो राइट आंसर क्या बोल दोगे सर? यहां पे ऑप्शन नंबर ए 0,2। फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर कहानी? इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को भी लिख लेते हैं कि यहां पे y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है ये है 0,2। क्लियर हो गया सर? इसको भी लिख लिया। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यू पे, कहानी को ध्यान से सुनना। अब अपना थर्ड एमसीक्यू देख लेते हैं, तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर ये वाला जो एमसीक्यू है, अगेन इसके साथ साथ इसके आगे जितने भी एमसीक्यू आएंगे, इन सारे एमसीक्यूज को जानबूझ के मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाया है, थोड़ा सा टफ बनाया है। इन एमसीक्यूज के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एनालिसिस इन एमसीक्यूज के थ्रू पता चलेगी। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सारे एमसीक्यूज को मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर करें सर। देखने कितने स्टूडेंट सोच पाते हैं यहां पे कहानी को। तो सबसे पहले इसके साथ कहानी शुरू करते हैं। यहां पे वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल को पढ़िए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए एक बार। तो आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इस सवाल को ट्राई करने की एक बार कोशिश जरूर की होगी सर। बने ना बने बात की बात है, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे सवाल पे सोचना स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार सवाल है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल पढ़ते हैं सर। सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच बोथ दीज पॉइंट्स लाई। तो अगर मैं सवाल को यहां से लेकर यहां तक पढ़ रहा हूं तो सवाल पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। तो सवाल पढ़ के मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि सवाल मुझसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। सवाल मुझसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन के बारे में देखो क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले तो यह बताया जा रहा है इतनी दूर में सर कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो समझिएगा बात को। सवाल आपसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, जहां पे स्ट्रेट लाइन के बारे में सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर?
तो इन दो पॉइंट्स के बारे में आगे जाके सवाल बता रहा है। क्या बता रहा है, पढ़ते हैं सर। तो आगे जाके इन पॉइंट्स के बारे में बोला जा रहा है कि द मेंशन्ड पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ a2, -5 एंड b, -2, 9। अब देखो आगे जाके ये क्या बोला गया है। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको यह बताया जा रहा है सर, एक एक करके, कि इन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट ए और बी से दूरी बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के बारे में आपको यह बताया गया कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कुछ इस तरीके से कि उस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से दूरी बराबर है। तो तुरंत आपको रिकॉल होना चाहिए कि अभी अभी तो हमने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट किया था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला वो पॉइंट जिसकी दूरी इन दोनों पॉइंट से बराबर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे सर, -7, 0। तो इससे मुझे यह क्लियर है कि इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, 0। तो मान लो रैंडमली मैंने इस वाले को -7, 0 बोल दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि दूसरा वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से दूरी बराबर है। अगेन कहोगे सर कि हमने अपने वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले ऐसे पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के ऑलरेडी रख दिए हैं सर। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0, 2। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मेरे दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सर 0, 2। तो अब समझना सवाल को। तो सवाल कुल मिला के मुझसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, जहां पे सवाल ने मुझे बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से बता दिए गए हैं। कैसे निकालेंगे सर, अब जवाब को ध्यान से सुनना। जब आप क्लास 11th में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो शुरुआत में ही आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है जहां पे हमने ये सीखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं, तो उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप बड़ी आसानी से अपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हो, झट से कुछ सेकंड में निकाल सकते हो। लेकिन यह कंसेप्ट क्लास 11th का कंसेप्ट है, हम तो क्लास 10th में है सर। तो क्या इस सवाल को क्लास 10th के ही किसी कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ये सवाल 10th के कंसेप्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब ध्यान से मेरी कहानी को सुनना, बिल्कुल ध्यान से, हर बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं सर एक पॉइंट से होते हुए कितनी लाइनें बना सकते हो, सिंपल सा सवाल है, एक पॉइंट से होते हुए कितनी लाइनें बना सकते हो? कहोगे सर एक पॉइंट से पास करने वाले हम अनगिनत लाइन बना सकते हैं सर। हम इस तरीके से लाइन बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अनगिनत लाइनें हम बना सकते हैं सर, जो कि एक ही पॉइंट से होके पास कर रहे हो। सही बात है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि दो पॉइंट से पास करते हुए कितनी लाइनें बना सकते हो, सोच के जवाब देना, आराम से सोच के जवाब देना कि दो पॉइंट से होते हुए कितनी लाइनें बना सकते हो। तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि सर दो पॉइंट से होते हुए हम एक और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर कि दो पॉइंट से पास करते हुए हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं सर, एक से ज्यादा नहीं। यानी कि सर दो पॉइंट से जो भी लाइन पास करता है वो बिल्कुल यूनिक होता है सर, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक होता है। यानी कि इससे मुझे एनालाइज होता है सर कि दो पॉइंट से पास करते हुए एक ही लाइन बनाया जा सकता है, वो बिल्कुल यूनिक होगा, और ज्यादा लाइनें नहीं बना सकते हम दो पॉइंट से पास करते हुए। यह हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो कुल मिला के हमें यह रियलाइज है सर कि दो पॉइंट से पास करते हुए हम एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब इस चीज को हम दिमाग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब हम अपने इन दो पॉइंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो वहां पे हमने समझा था सर कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के भी ऊपर था और ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी ऊपर था। सही बात है सर। अब समझना, अगेन एनालिसिस के दौरान हमने ये देखा था सर
कि हमारा ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के भी ऊपर था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी ऊपर था। तो समझना बात को, अगर मैं दोनों बातें यहां पे मिला दूं तो मुझे एनालाइज हो रहा है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर थे। तो मुझे यहां पे एनालाइज हो रहा है सर कि ये दोनों की दोनों पॉइंट्स ही हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं थे। तो समझिएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहे हैं। और अभी अभी हमने एनालाइज किया है सर कि दो पॉइंट से पास करते हुआ हम एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यानी कि अगर ये दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है सर, यानी कि जिस लाइन को हम खोज रहे हैं वो एक्चुअली में मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो है। क्योंकि मुझे ये क्लियर है सर कि दो पॉइंट से पास करने वाला हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही कर सकते हैं। और अपने एनालिसिस से मुझे यह पता है कि मेरे दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी कि अपने इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला हम ये जो स्ट्रेट लाइन ढूंढ रहे हैं तब से, वो एक्चुअली में मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। यानी घुमा फिरा के सवाल आपसे इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा था, जो कि हमारे आंखों के सामने है 2x - 7y + 14 = 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, 2x - 7y + 14 = 0। कहानी समझ में आई? कंसेप्चुअल सवाल था कि नहीं? बिल्कुल था सर। तो इस सवाल को आप कुछ सेकंड्स में 11th के कंसेप्ट से भी बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्लास 10th के कंसेप्ट से भी बना सकते हो। तो सवाल चाहता तो सीधे सीधे पूछ सकता था कि इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए, लेकिन सीधे सीधे नहीं पूछा, घुमा के पूछा। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ा, और सोचने के दौरान कुछ मजेदार चीजें हमने यहां पे सीखी। क्लियर हुई कहानी? कहानी सभी को समझ में आई? आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट सवाल की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, MCQ नंबर 4। ध्यान दीजिएगा सर, सवाल कह रहा है The perpendicular bisector of the line segment joining points A and B doesn't pass through first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। क्या सवाल है सर? खुद से पॉज करके वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो सवाल क्या कह रहा है यहां पे। सवाल कह रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, उस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तौर पे, वो स्ट्रेट लाइन इनमें से कौन से क्वाड्रेंट के थ्रू होते हुए नहीं पास करेगी? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सवाल आपसे पूछ रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो बनेगा ना सर। तो आपको ये एनालाइज करके बताना है कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली स्ट्रेट लाइन होगी, वो इनमें से कौन से क्वाड्रेंट से पास करते हुए बिल्कुल नहीं जाएगी, ये आपको बताना है। यानी कि इस चीज को एनालाइज करने के लिए आपको एक्चुअल तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्लॉट करना पड़ेगा सर। जब तक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्लॉट नहीं करोगे, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि किस क्वाड्रेंट के थ्रू लाइन पास कर रहा है, किसके थ्रू पास नहीं कर रहा है। यानी कि अब मुझे यहां पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो बिना ज्यादा मेहनत के कैसे ड्रॉ करते, ध्यान से कहानी को सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट तरीका आपको बताता हूं, फास्टेस्ट तरीका। पहले यहां पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो एक लाइट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बना दिया वाई एक्सिस, ये बना दिया हमने एक्स एक्सिस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सर। देखो तो अभी अभी हमने ये देखा है कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करने की जरूरत है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट को लोकेट करना कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत आसान है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, एक वाई एक्सिस वाला पॉइंट है। तो इनको लोकेट करिए सर। तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है -7,0। तो कुल मिला के उस पॉइंट को देख के समझ में आ रहा है सर कि चूंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि मेरा ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है। तो लेफ्ट की तरफ मान लो यहां कहीं रहा होगा -7,0। सही बात है सर। अब इसी तरीके से आपका दूसरा पॉइंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है 0,2।
यानी कि चूंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पॉइंट है सर ये y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा, तो मान लो यहां कहीं पे होगा आपका 0,2। क्लियर हो गया? अब समझना सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये दोनों पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे यह पता है सर कि दो पॉइंट्स के थ्रू हम एक और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वही स्ट्रेट लाइन तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग मैंने लगाया और हमने यहां पे क्या कर लिया, अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर दिया। अब खुद आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किस किस क्वाड्रेंट से होता हुआ पास कर रहा है, किससे होता हुआ पास नहीं कर रहा है। तो किससे होता हुआ पास कर रहा है सर? फर्स्ट से पास करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। सेकंड क्वाड्रेंट से भी पास करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। थर्ड क्वाड्रेंट से भी पास करता हुआ दिख रहा है सर। स्ट्रेट लाइन का कोई भी हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं है सर। सवाल आपसे ये तो पूछ रहा था कि स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट से होते हुए पास नहीं कर रहा है, क्या जवाब दोगे सर? फोर्थ क्वाड्रेंट से होता हुआ पास नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं? इस एनालिसिस में बिल्कुल आना चाहिए सर। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होगा, मैं आपको पिछले चैप्टर्स में एक और तरीके से सिखा चुका हूं। कैसे सिखाया था थोड़ा सा रिकॉल करो, उस तरीके से भी रिवाइज करवा देता हूं। तो लाइन की इक्वेशन है सर 2x - 7y + 14 = 0। तो याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको फटाफट तरीके से एनालाइज करना है कि स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ हो रहा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। क्या सिखाया था सर? तो मैंने आपको सिखाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है स्ट्रेट लाइन का, आप ये जाके 11th में पढ़ोगे, x/a + y/b = 1। इस फॉर्मेट में अपने स्ट्रेट लाइन को चेंज कर दो और इन कोफिशिएंट के साइन से आपको अपने आप पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन कहां से होता हुआ पास कर रहा है। तो अपने स्ट्रेट लाइन को पहले इस फॉर्मेट में चेंज करो सर। चेंज करते हैं, ध्यान देना। तो चेंज करने के लिए कांस्टेंट वाले टर्म को राइट साइड में पहले भेजते हैं सर। तो 2x - 7y बराबर क्या हो जाएगा? -14। लेकिन फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट को अकेला भी करना है, पॉजिटिव भी रखना है, यानी कि इन दोनों को उस तरफ फेंकना पड़ेगा। इन दोनों को उस तरफ फेंकेंगे सर तो 14 बराबर 2x माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे समझना, ये उस तरफ जाएगा सर तो +2x उधर जाके -2x बन जाएगा, -7y उधर जाके +7y बन जाएगा। यानी इसको अच्छे से अगर मैं रीअरेंज करके लिख लूं तो -2x + 7y बराबर यहां पे 14 हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहां पे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? दोनों साइड 14 से डिवाइड कर देते हैं, काम हो जाएगा। दोनों साइड 14 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड में जो 1 चाहिए था वो आ गया है सर। यहां पे मेरे पास हो जाएगा -2x/14 और यहां पे क्या हो जाएगा +7y/14। ठीक है सर, तो यहां पे हो जाएगा 2 7 जा 14, यहां पे 7 2 जा 14, कुल मिला के मेरे पास आ रहा है सर -x/7 + y/2 बराबर 1। यानी इसको अगर मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करूं और साइन को नीचे नंबर के साथ भेज दूं सर, तो ये आ रहा है x/-7, ध्यान देना, प्लस y/2 बराबर 1। अब ये प्रॉपर x/a + y/b बराबर 1 के फॉर्मेट में आ चुका है, जहां पे हमें पता है सर a और b का साइन बता देता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। अब a का साइन क्या है सर? नेगेटिव है। b का साइन क्या है सर? पॉजिटिव है। तो समझना, a का साइन आ रहा है आपका नेगेटिव और b का साइन आ रहा है पॉजिटिव। ये a और b क्या होते हैं सर? तो x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट्स होते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं सर इंटरसेप्ट्स की मदद से, कहानी को ध्यान से सुनिएगा यहां पे। तो ये बनाया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया सर। अब यहां पे इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि हमारा लाइन जब x एक्सिस को कट करता है तो कितने डिस्टेंस पे कट करता है, अगेन हमारा स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करता है तो कितने डिस्टेंस पे कट करता है, उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये इंटरसेप्ट की कहानी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। तो a नेगेटिव है सर, यानी कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि हम इस तरफ हैं, x इंटरसेप्ट नेगेटिव है सर।
वाई इंटरसेप्ट यानी कि बी क्या पॉजिटिव है, यानी कि हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ है सर, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि इनको ज्वाइन करते हुए यहां पे अपना स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगेन ऐसे भी एनालाइज करके पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से होता हुआ पास कर रहा है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट को छू भी नहीं रहा है। यहां से भी सही आंसर मुझे समझ में आ रहा है। तो जो भी ये वाले कंसेप्ट भूल गए हैं, रिवाइज नहीं है, जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर्स बने हुए वहां से जाके रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? कहानी समझ में आई? तो अगेन एक तगड़ा सवाल हमने यहां पे सॉल्व किया, एमसीक्यू नंबर 4। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की कहानी देख लेते हैं। कहानी को ध्यान से सुनना, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो कि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ नहीं है, यह बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कोई भी कंसेप्ट यहां पे ऐसा नहीं बता रहा हूं जो कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो कहीं पे भी कुछ आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है या समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आपने मेरे रिलेटेड लेक्चर ठीक से नहीं देखे, तो उनको देखिए, चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5 आ गया सर। अब ध्यान से सुनना, 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 5 कह रहा है, इफ द इमेज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी दिस एंड दिस इज टेकन अबाउट वाई एक्सिस, नाउ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट व्हाट। अब समझना यहां पे सवाल क्या कह रहा है सर। इसके लिए पहले हमने जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया था, उसको वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं सर वापस से। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगेन एक बहुत तगड़ा सवाल है। तो हमने यहां पे ऑलरेडी एनालाइज कर लिया था सर कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, जहां पे y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है सर, तो 0,2 पे, और x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, तो -7,0 पे। ठीक है सर, ये एनालाइज कर लिया था। अब देखो सवाल यहां क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इफ द इमेज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज टेकन अबाउट y एक्सिस, नाउ लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट। क्या कहना चाह रहा है सवाल, ध्यान से समझना, धीरे धीरे करके डिकोड करते हैं। सवाल कह रहा है कि आपने अपने लाइन सेगमेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, वो जो लाइन बनाई है, उस लाइन का अगर आप y एक्सिस को मिरर मानते हुए इमेज लेते हो, उस लाइन का अगर आप y एक्सिस को मिरर मानते हुए इमेज लेते हो, तो इमेज जो होगी वो x एक्सिस को कहां पे कट करेगी, कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो डिकोड करो सवाल को सर। तो ये रही लाइन की इक्वेशन। तो लाइन को हमने प्लॉट कर लिया है, तो y एक्सिस को मिरर मानते हुए इसकी इमेज बना लेनी है। आराम से इमेज बना सकते हैं सर। इमेज कैसी बनेगी, कह दोगे सर, इमेज कुछ इस तरीके से ही बनेगी। तुरंत कह दोगे सर, इस ब्लैक वाली लाइन की जो इमेज बनेगी y एक्सिस को मिरर मानते हुए, वो यही रेड वाली लाइन बनेगी सर। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो इमेज वाली लाइन मिल रही है, ये इमेज वाली लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। बहुत आसान सवाल है, बस सवाल के लैंग्वेज को आपको यहां डिकोड करना आना चाहिए। अब सवाल बहुत आसान हो गया है। तो आपने साइंस में बहुत अच्छे से मिरर इमेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन प्रॉपर्टीज को यहां पे अप्लाई कर दोगे तो सीधे सीधे बोल दोगे। ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है सर कि मिरर से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जितनी दूरी पे होता है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे होता है। हम बहुत जानते हैं सर कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वही इमेज की भी दूरी होती है। तो समझना, अगर ऐसा है सर, और ये क्या है, हमारा मिरर है, तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन का ये एक हिस्सा है सर, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हिस्सा मिरर से जितनी दूरी पे है सर, इस हिस्से की इमेज ये रही, ये भी तो उतनी ही दूरी पे होगी, नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। और ये दूरी आप कोऑर्डिनेट से पता कर सकते हो। आपको दिख रहा है सर कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट -7 है, यानी कि ये दूरी 7 यूनिट्स की है, तो ये दूरी भी 7 यूनिट्स की होगी सर। तो अगर ये दूरी 7 यूनिट्स की है तो x कोऑर्डिनेट क्या बता दोगे? तो मुझे पता है सर, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है y एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर लेंथ, जो कि 7 है। अब ये पॉइंट कहां है सर? तो ये राइट साइड में है मेरे ओरिजिन के x एक्सिस के ऊपर, यानी कि आगे प्लस साइन होगा। और चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने यहां पे अपने इस पॉइंट की x एक्सिस के ऊपर इमेज का इंटरसेक्शन निकाल लिया है, जो कि आ रहा है 7,0। तो राइट आंसर क्या बोलोगे सर? 7,0। तो यहां पे टिक कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
समझना, सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल ने बोला था कि आपके लाइन सेगमेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन की अगर हम वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इमेज लेंगे तो इमेज एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो हमने डायग्रामेटिकली जब चीजों को ऑब्जर्व किया तो हमने पाया सर कि यही रेड वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन का वाई एक्सिस के अबाउट इमेज हो जाएगी और इमेज एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब मिरर इमेज की प्रॉपर्टी जानते हैं सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बस इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल कर दिया सर कि ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। तो अभी फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट के इतने हिस्से को कंसीडर करूंगा सर, तो ऑब्जेक्ट का इतना हिस्सा मिरर से जितनी दूरी पे होगा इसी का इमेज भी तो उतनी ही दूरी पे होगा सर। और ये दूरी कोऑर्डिनेट से हम पता कर सकते हैं, तो ये दूरी भी पता चल गई और एक बार दूरी पता चल गई तो कोऑर्डिनेट भी पता चल गया सर। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहां पे 7,0। कहानी सभी को क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं सवाल में? बिल्कुल आना चाहिए सर। देखो नेक्स्ट सवाल MCQ नंबर अब 6 देख लेते हैं। तो यहां पे इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इधर से इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की कहानी यहां पे ध्यान से देखना, MCQ नंबर 6। अब सवाल देखो क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है इफ द इमेज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB is taken about x axis, now line intersects y axis at। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है सर कि AB का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन की इमेज फिर से ली जाए, किसके अबाउट ली जाए सर? किसको मिरर मानते हुए ली जाए सर? तो अगर अब इमेज एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए ली जाएगी तो जो इमेज आएगी लाइन की, वो लाइन की इमेज वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो पहले फटाफट तरीके से अपने ब्लैक वाली लाइन का इस मिरर के अबाउट इमेज बना लेते हैं। तो इमेज कुछ इस तरीके का बनेगा सर, हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इमेज ब्लैक वाली लाइन का यही पर्पल वाला लाइन होगा, इसको मिरर मानते हुए। अब मिरर मारते हुए जैसे ही मैंने इमेज बना ली तो इमेज वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती हुई दिख रही है और इसी के कोऑर्डिनेट्स मुझसे पूछे जा रहे हैं। नहीं निकाल सकते क्या? आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो समझना सर, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा इमेज, यानी कुल मिला के अगर मैं फिलहाल एक छोटे से हिस्से की बात करूं सर, तो ये जितनी दूरी होगी सर, ये दूरी भी उतनी ही होगी। और ये दूरी कितनी है? तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये दूरी 2 यूनिट्स की है सर, तो ये दूरी भी 2 यूनिट्स की होगी। अब समझना सर, मेरा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं? पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ जो कि दिख रहा है 2, साइन क्या हो जाएगा सर? तो मेरा पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -2। तो राइट आंसर क्या बता दोगे? 0, -2। कहां दिख रहा है सर आपको? यहां पे 0, -2। तो यहां पे स्लाइड वाले भैया सही आंसर लिखना भूल गए, यहां पे डाल लेना सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0, -2 हो जाएगा। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। MCQ नंबर 7 की कहानी देख लेते हैं। अगेन यहां पे थोड़ा सा फिगर पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे इसको मिटा दिया, यहां से इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया यहां से, इसके बाद इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। अब देखो अगला सवाल देखो, देखो हर एक सवाल एक पे एक है और कुछ अलग नहीं किया है मैंने। आपके बुक के ही सिंपल से सवाल को यहां पे अलग अलग सवालों में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कंपटीशन का सवाल या एक तगड़ा MCQ का सवाल बन जाएगा। अब देखो आगे सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है सर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by perpendicular bisector of line segment AB and x axis and y axis। अब देखो यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है। तो सवाल आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। कौन से ट्रायंगल का एरिया? तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि x एक्सिस, y एक्सिस, इसके साथ साथ आपके इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन मिलकर जो ट्रायंगल बना रहे हैं, उसी ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्यूरेट तरीके से प्लॉट करनी पड़ेगी चीजों को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऑलरेडी हमने प्लॉट कर लिया है सर।
ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तो ये तीनों टारगेट लाइनें मिलके कौन सा ट्रायंगल बाउंड कर रही है? कह दोगे सर यही वाला ट्रायंगल बाउंड कर रही है, इसी का एरिया पूछा जा रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका एरिया सीधे बोल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या बता दोगे, ध्यान देना सर। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोल देंगे कि ये लेंथ 7 यूनिट की है। लेंथ, लंबाई पूछ रहा हूं, लंबाई पॉजिटिव होता है सर, लंबाई 7 यूनिट। तो हाफ इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाली लेंथ, कोऑर्डिनेट से दिख रहा हाइट कितना है सर 2 यूनिट, तो इतना इंटू 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है सर 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 7 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो। तगड़ा सवाल था कि नहीं? बिल्कुल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, यहां से इसको यहां से क्लियर कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8। अब देखो यहां सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखो यहां सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। तो अगेन यहां पे आपको डायग्रामेटिकली एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। सर आपने यहां पे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लिया है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं ओरिजिन से अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी। कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या, कैसे निकालना है? कुछ सोच सकते हो क्या? सोचने की कोशिश करो, सबसे बनना चाहिए, सोचो थोड़ा सा। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। कोऑर्डिनेट के सवाल में ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हो गया, ध्यान देना। तो अभी अभी आपने इसी ट्रायंगल का एरिया निकाला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। कितना एरिया आया था सर, याद करिए, एरिया आ रहा था 7 स्क्वायर यूनिट्स। सही बात है। अब देखो सर इसी ट्रायंगल के एरिया में ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, इसको अगर मैं बेस मान लूं सर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यही हाइट तो मुझे निकालना है। तो मान लो इस हाइट को मैं h कह देता हूं, यानी कि हाफ इंटू ये बेस की लेंथ और इंटू हाइट जिसे मुझे कैलकुलेट करना है। और बेस की लेंथ में आसानी से निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि कुल मिला के मुझे इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है। तो पहले इस लेंथ को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं सर फटाफट तरीके से, स्क्वायर रूट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -7 -0, -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, प्लस आगे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसी फॉर्मेट के हिसाब से 0 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहां पे कैलकुलेट करके √53, तो ये लेंथ कितनी आ रही है सर √53 यूनिट्स। तो बेस आ गया है √53, तो हाफ इंटू √53 इंटू h बराबर यहां पे 7 हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। अब यहां पे बड़ी आसानी से h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई √53। तो इरैशनल है सर, रैशनलाइज करिए पहले, ऊपर नीचे √53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 14 √53, नीचे √53 का स्क्वायर यानी कि 53। तो इतना आ रहा है परपेंडिकुलर का लेंथ, इतना यूनिट्स, 14 √53 बाई 53। देखिए यहां पे आंसर, तो ऑप्शन नंबर देखो स्लाइड वाले भैया ने क्या किया है, AABC, तो देख रहे हो क्या यूनिक ऑप्शन डाला है। तो यहां पे राइट आंसर ये वाला हो जाएगा सर 14 √53 डिवाइडेड बाई 53 यूनिट्स। कहानी समझ में आई, आनी चाहिए। अगेन एक तगड़ा सवाल, धांसू सवाल। 9th MCQ पे चलते हैं। अगेन कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर लेते हैं सर। यहां से इस डेटा को लिख लेते हैं, कहीं शायद आगे जरूरत पड़ जाए। यह आ रहा है 14 √53 डिवाइडेड बाई 53, और यहां से इसको रब कर देते हैं, इसको भी अब रब कर देते हैं, या डायग्राम में ही शो कर देते हैं सीधे। ये h की वैल्यू कितनी आ रही है सर, तो 14 √53 डिवाइडेड बाई 53 यूनिट्स की आ रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहां पे क्या है। तो सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये रहा सर सवाल नंबर 9, फटाफट पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फिगर व्हेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस टिल ओरिजिन। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी मिक्स हो गया है सर, यहां पे समझना बात को। अब सवाल क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया सवाल।
उसके लिए वापस से डायग्राम में इतने पोर्शन को यहां से हटाना पड़ेगा। इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दो, यहां से इसको भी हटा दो, इस ओरिजिन को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। चलो लाइन फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो ये हमने अपनी स्ट्रेट लाइन फिर से यहां पे बना ली। अब देखो सवाल यहां पे क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहा है सर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फिगर, यानी आपसे एक फिगर का वॉल्यूम पूछ रहा है। कौन से फिगर का? तो व्हेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस टिल ओरिजिन। समझना, तो आपको कहा जा रहा है सर कि आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर वाई एक्सिस के अराउंड घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, तो जो फिगर मिलेगा उस फिगर की वॉल्यूम क्या होगी। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके सामने है, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है सर। तो अगर मैं इस लाइन को वाई एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस लाइन को मैं वाई एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा, इमेजिन करो, तो क्या इमेजिन होगा सर? कहोगे ये लाइन जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक कोन बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? दिमाग में 3D फिगर इमेजिन करो। इस लाइन को अगर मैं वाई एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा सर, तो क्या बनता हुआ दिखेगा? एक कोनिकल शेप बनता हुआ दिखेगा सर। तुरंत कह दोगे कि एक कोनिकल शेप कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा। अब कोन तो और नीचे तक भी जा सकता है, लेकिन सवाल आपसे वॉल्यूम कहां तक का पूछ रहा है सर? तो ओरिजिन तक का ही पूछ रहा है, यानी कि यहां तक आपको अपने बनने वाले कोन का वॉल्यूम बताना है। अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। डाटा पुट कर दीजिए सर। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर रेडियस। अब कोन का रेडियस क्या बता दोगे? तुरंत कह दोगे सर इसको बोल दो या इसको रेडियस बोल दो, और ये लेंथ मुझे पता है कितनी है सर। ये लेंथ अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से 7 यूनिट की है सर, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। यही तो हाइट है सर मेरे कोन की, और हाइट कितनी है कोऑर्डिनेट के हिसाब से? 2 यूनिट्स है सर। यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3। तो 49 2 जा 98, 98 पाई बाई 3 क्यूबिक यूनिट्स, यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है सर। तो 98 पाई बाई 3 आपको कहां दिख रहा है? 98 पाई बाई 3। अगेन देखो ऑप्शन कैसे लिख दिया भैया ने, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर 98 पाई बाई 3 क्यूबिक यूनिट्स। कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए सर, फटाफट नोट डाउन करो। देख लो कितना तगड़ा सवाल है। देखो कंपटीशन के सवाल या एमसीक्यू के सवाल टफ नहीं होते हैं, आप कभी उस चीज तक, उस लेवल तक जाते नहीं हो, इसलिए टफ लगते हैं। अब देखो बुक का ही एक सिंपल सवाल उठाया और कहां तक चले गए, ये एक ओलंपियाड लेवल का सवाल बन गया है। ये सवाल जो अभी आप इतनी आसानी से सोच पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, वही तो ओलंपियाड लेवल का सवाल है। बस आपको सोचना आना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए, और यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। क्लियर हो गया सर? कहानी समझ में आ रही है? तो बड़ा मजेदार सवाल था। मुझे कहा गया कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी, इसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया गया, तो इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाओ और इमेजिन करो फिगर को। इस पॉइंट के अबाउट इस लाइन को अगर घुमाओगे सर, तो आपको क्लियरली एक कोन बनता हुआ दिखेगा। अब कोन तो और नीचे तक जा सकता है सर, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो कोन का वॉल्यूम कहां तक निकालना है? तो सवाल ने बोला ओरिजिन तक, तो यहीं तक कोन का वॉल्यूम चाहिए सर। सॉल्व कर लिया, निकाल लिया। मजा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। अब आखिरी सवाल आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। पहले फिगर क्लियर कर देता हूं सर, यहां पे थोड़ा सा पहले फिगर क्लियर कर देते हैं। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया, और कुछ हटाना है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, यहां पे इसको भी हटा दिया। अब ये 10th वाला आपका होमवर्क रहेगा। इस ऑप्शन को पहले सही कर लो। यहां पे ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, और ये ऑप्शन नंबर डी। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे चाहिए। सिंपल सवाल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फिगर व्हेन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस टिल ओरिजिन। यानी अब इसको कैसे रोटेट किया जा रहा है सर? एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ऐसे ऐसे करके अब इस लाइन को घुमाया जा रहा है। अगेन क्या इमेजिन हो रहा है सर? एक कोन ही बनेगा। अब उस कोन के लिए क्या रेडियस हो गया, क्या हाइट होगा, ये दिमाग लगाइएगा, और वॉल्यूम आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। सभी से बनना चाहिए होमवर्क सवाल।
तो इस 10वें सवाल के साथ इस लेक्चर की कहानी करते हैं खत्म। तो उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है सर, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है, जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही यहां पे पढ़ाने वाले हर टीचर का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, इसी तरीके से हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। सर इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।